Hello student, welcome to chemistry class. In today class we will continue the concentration cell. In yesterday class we come to know about the concentration cell. What are the concentration cell? कल की क्लास में हम लोगों ने concentration cell के बारे में जाना था। उसमें हम लोग यही जाने थे कि अगर दो हाफ सेल के अंदर सेम इलेक्ट्रोड लगे हों और सेम इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कंसंट्रेशन में हो तो ऐसी सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज कि हमने एक कंसंट्रेशन सेल बनाई जिसमें हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया एनोड के फॉर्म में और कैथोड के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने कॉपर सल्फेट लिया दोनों में, और एक में कंसंट्रेशन कम है और एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो भी ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम करेगी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। तो चूँकि ये सेल कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे डिपेंड है तो इसलिए हम इसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। ओके, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल, EMF of the concentration cell। ओके, कंसंट्रेशन सेल का हम EMF देखेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है E सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1। अब यहाँ पे क्या है, C2 इज ग्रेटर देन C1। आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये हमारा कंसंट्रेशन सेल का EMF हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो हमने कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, ओम्स लॉ एंड देन उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेटालिक कंडक्टेंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस by Wheatstone bridge, then molar conductivity, then variation of molar conductivity and conductivity on the basis of concentration change. Then we completed the Coriolis law and for the weak electrolyte, and then concentration cell. Before that we saw some relationship between the concentration and potential, cell potential with the help of Nernst equation, and relation between the potential cell potential and chemical equilibrium constant and chemical equilibrium constant and Gibbs free energy and सेल पोटेंशियल। तो इतने हमने रिलेशन भी देख लिए। तो हमारा ये पोर्शन जो था मेन न्यूमेरिकल पोर्शन था, और ये इस पोर्शन में हम लोग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अब जो हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बाहर से एनर्जी दे करके एक रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे।
और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ पढ़ेंगे, जिसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे आज हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। अब टॉपिक हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पहले तो हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। ये इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन्स है यहाँ पे ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग नहीं, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन solution or in molten state in its component through the use of electricity। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम जो है कि मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन के स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को उसके अपोजिट आयंस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो फैराडे लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फैराडे लॉ के ऊपर। तो लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला काम क्या हुआ? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी electrolyte substance in solution or in molten state broken in its ion। Process of electrolysis, is based on Faraday law this is known as electrolysis। this word is left here, electrolysis। You have to note this, Faraday's law of electrolysis is known as Faraday's law of electrolysis। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम ब्रेक करते हैं यहाँ पे किसको? हम लोग ब्रेक करते हैं साल्ट को मोल्टेन स्टेट में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। तो हम ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन स्टेट। ओके, और इस प्रोसेस के लिए हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में
स्टोर होती है। पहले तो ये जानेंगे कि हमारी इस लाइफ में, बेसिक लाइफ में इसका यूज़ कहाँ है, कहाँ हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ने ये टॉपिक को हमने स्टार्ट किया। तो पहला अगर हम अपने जनरल लाइफ में देखेंगे तो एक तो पहला हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि इसी प्रोसेस का यूज़ करके हम एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल भी चढ़ा देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, सपोज कि जैसे कि हम सिल्वर के ऊपर गोल्ड चढ़ा देते हैं, एल्युमिनियम के ऊपर कॉपर चढ़ा देते हैं। जैसे हमारे फैन वगैरह में जो कॉपर की बाइंडिंग होती है, तो हमको तो बाहर से देखने में लगता है कि कॉपर की वायर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है अंदर, अगर उसको हम किसी चीज़ के ऊपर, हार्ड चीज़ के ऊपर रब करके देखेंगे तो वो एल्युमिनियम का बना होता है। इसके अलावा जो जैसे स्पून वगैरह है, उसको भी हम चाहें तो इलेक्ट्रोप्लेट करके दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब तो जो गाड़ियाँ भी कलर हो रही हैं तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से ही कलर की जा रही है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत वास्ट यूज़ है इंडस्ट्रियल रूप में, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हमें घर में करके देखना हो तो हम लोग करके देख सकते हैं। 8th क्लास में भी ये बताया जाता है कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है। दूसरा जो इस पहला यूज़ हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा यूज़ हो गया मेटलर्जी, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब जब मेटलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे भी, और 10th में पढ़ाया भी गया है कि जब हम लोग जो है कि सारा प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देन उसके बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग करने के बाद हम लोग जो है कि स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग करने के बाद जब मेटल हमें मिलता है तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसके अंदर रहती है। तो अब वो मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट मेथड्स हम लोग प्यूरिफिकेशन का यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है मेटल का क्या नेचर है। लेकिन जैसे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, उन मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का हेल्प लेते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि इम्प्योर मेटल को एनोड बना देते हैं और प्योर मेटल को कैथोड बना देते हैं। और उसी के साल्ट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, और फिर जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो हमारा प्योर मेटल है वो पूरी तरह से इम्प्योर मेटल में से इम्प्योरिटी निकल जाती है और प्योर मेटल जा कर के प्योर कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। इसको अभी हम फिगर से देख लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ड्रा करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसा नाम सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हमें प्लेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके चढ़ाना है। ये हमारी एक सेल है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिंगल सेल लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पहला डिफरेंस कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बनी होती है वो सिंगल सेल की बनी होती है। इसमें एनोड और कैथोड एक ही सॉल्यूशन में डिप होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड डिफरेंट सेल में डिप होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ये जो हमारा एनोड है, सपोज ये हमारा एनोड है, ये एनोड इम्प्योर मेटल का बना होता है। हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे हैं पहले, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा एनोड है, सपोज
हमें इसी को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, इसी को चढ़ाना है। तो जिस भी मेटल को हमें दूसरे मेटल के ऊपर कवर करना होता है उस मेटल को हम एनोड बना लेते हैं। तो सपोज करो कि ये हमारा कैथोड है और ये कैथोड बना हुआ है सिल्वर का, सिल्वर, ओके। और हम लोग जो है ये सिल्वर का बना हुआ है, हम लोग यहाँ पे, और इससे हमें गोल्ड इसके ऊपर चढ़ाना है। इसके ऊपर क्या करना है, ये हमारा एनोड है जो कि गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम सेल से जोड़ देंगे। तो एक डिफरेंस हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कि यहाँ पे एक ही सेल यूज होती है, वहाँ 2 सेल यूज होती है। दोनों सेल को हम जो है कि जोड़ देते हैं, किससे, दोनों सेल को हम साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। यहाँ साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सोल्यूशन के अंदर डिप है। यहाँ पे बाहर से एनर्जी दी जा रही है यहाँ, और वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल में एनर्जी अंदर से बाहर की ओर जा रही थी। अब ये हमारा है पॉजिटिव प्लेट, ये है पॉजिटिव प्लेट, तो ये हमारा एनोड हो गया पॉजिटिव। ये हमारा नेगेटिव प्लेट यहाँ पे, तो ये हमारा कैथोड हो गया नेगेटिव। अब इसके अंदर हमने ऑरिक क्लोराइड यहाँ पे ले लिया। जिस भी मेटल को हमें कवर करना है दूसरे मेटल के ऊपर, उसे हम जो है कि उसी साल्ट का लेंगे AuCl3, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि जो गोल्ड है वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन वाला है ये भी टूट जाएगा, ये टूट जाएगा Au3+ और Cl- में। अब ये इस साइड में जाना शुरू कर देगा रिडक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारा सिल्वर है, सपोज कि ये सिल्वर का स्पून है, ठीक है, तो ये स्पून धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। इसके ऊपर ये गोल्ड चढ़ जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, गोल्ड चढ़ जाएगा, और ये हमारा दिखने में गोल्डन हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर से क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब मेटल का हमें प्यूरिफिकेशन करना है, ठीक है। मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए सेम एडजस्टमेंट किया जाता है, और ये प्यूरिफिकेशन मेटलर्जी का लास्ट प्रोसेस है। मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल, ओके। उसमें हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद लास्ट जो हमारा प्रोसेस आता है मेटलर्जी का, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे एक सेल लेते हैं। किसी किसी सेल में ये वाल ही कैथोड का काम करती है, अदरवाइज हम अलग अलग ले करके बताते हैं। हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ये हमारा एनोड है, ठीक है। ये इम्प्योर मेटल का बना हुआ है, इम्प्योर मेटल, और ये हमारा जो है कि कैथोड प्योर मेटल का बना हुआ है, प्योर मेटल का, ठीक है।
और यहाँ पे हमने जो है कि एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है, ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई, ठीक है। और सपोज कि हमारा ये इम्प्योर मेटल कॉपर है, तो हम यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हमारा प्योर कॉपर है, ठीक है। सपोज कि हमें जो लास्ट में कॉपर मिला, उस कॉपर के अंदर कुछ परसेंट 1% या लेस देन 1% इम्प्योरिटी है उसके अंदर। उस इम्प्योरिटी को भी निकालने के लिए 100% बनाने के लिए हम प्यूरिफिकेशन करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज़्यादा जो है कि प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट इधर की ओर जब चलती है, ठीक है, तो क्या होता है, अब ये जो हमारा कॉपर आयन है, कॉपर आयन, ये कॉपर Cu2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है, Cu2+ के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। और कॉपर सल्फेट भी दो पार्ट में टूट जाता है, Cu2+ SO4-, ये अपोजिट मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब समय बीतता जाता है, ये हमारा जो एनोड है धीरे धीरे कम होता जाएगा, गलता जाएगा। इम्प्योरिटी जो है कि वो नीचे की ओर आकर के बैठ जाएगी, यहाँ पे इम्प्योरिटी आके बैठ जाएगी नीचे की ओर, इम्प्योरिटी इस इम्प्योरिटी को हम स्लैग बोलते हैं मेटल की भाषा में। और ये जो कॉपर है, धीरे धीरे ये कॉपर प्योर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा एनोड पूरी तरह से गल रहा है, मतलब डिसॉल्व हो रहा है एनोड, और जो हमारा कैथोड है वो थिक हो जाता है, और धीरे धीरे सारा का सारा एनोड मेल्ट कर जाएगा, इम्प्योरिटी नीचे एनोड के नीचे बैठ जाएगी। इसको हम एनोड मड भी बोलते हैं, कहीं कहीं पढ़ने में मिलेगा हमें, जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे तो ये इसको एनोड मड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनोड के नीचे जाके जमा हो जाता है, इसलिए इसको एनोड मड कहते हैं। और इस तरह से हमारा कॉपर पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन कर लेता है। ऐसे ही एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ऐसे बहुत जो है कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, उनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है कि प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा यूज हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या देखेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे ने दिया था, इसलिए इसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, ये लॉ भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं दिखता है, ठीक है। अगर हम इनके दो लॉज को, इन्होंने दो लॉ दिए थे, तो वो दोनों लॉ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो क्या है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। Faraday
give two laws of electrolysis which are फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना जो है कि डिपोजिशन एक इलेक्ट्रोड पे यानी कैथोड पर होगा, उतना मास डिपॉजिट होगा। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। यानी कहने का मतलब जितना हम चीनी अगर चाय में मिलाएंगे, दूध में मिलाएंगे, वो चाय उतनी मीठी होती जाएगी। ठीक है, तो जितना हम जो है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उतना डिपोजिशन ऑफ मेटल आयन ऑन इलेक्ट्रोड होगा। तो पहला हो गया, ये हमारी लाइफ से हो गया कि जितना नमक डालेंगे उतना नमक तेज हो जाएगा, जितना चीनी डालेंगे उतना चीनी का चाय मीठी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पहला हो गया कि if we how much we pass electrolysis electricity through the electrolytic solution, electrolytic solution that much amount of substance will deposit or liberate on electrode, that is amount of deposition of substance on electrode is amount of deposition of substance is directly proportional to electricity pass through solution. ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू सॉल्यूशन। तो जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना डिपोजिशन इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ देख लिया। इसका मतलब है कि Q इज इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M is directly proportional to Q. Mass
हाफ इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको हम लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल टू IT। जितनी देर तक करंट पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा, जितनी देर तक करंट पास करेंगे उतना मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। और इसको हम m इक्वल टू ZIT लिख सकते हैं। where m is the mass deposited, where m mass deposited on electrode, second Q is the amount of current, electricity, amount of charge, you can say charge. I is the current, amount of current, or you can write current. T is the time, and Z is proportionality constant, nullity constant. Okay, it is also known as chemical equivalent. Chemical equivalent. ओके, इसको हम केमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला लॉ देख लिया कि जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना जो है कि अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो जितना दाल में पानी डालेंगे उतनी ज़्यादा दाल बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमें याद रहना चाहिए फर्स्ट लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट डे सेकेंड लॉ पे कंसंट्रेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।